नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत दिनों के बाद वीडियो डलने जा रही है। दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर का जो हमने जो सेशन चलाए थे, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं अब एसएससी जीडी के लिए। तो आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा होगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं मेरे पीछे लगे हुए सारे एसएससी जीडी के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में जो अपने एग्जाम हुए थे जीडी के सारे अपने क्वेश्चन वो हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं जितने अपने शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की सारे के सारे क्वेश्चन आपके जीके के मैं कंप्लीट करा दूँ अपने। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करें दोबारा से अपने सेशन को। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हु इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ राज्यसभा इन इंडिया फ्रॉम नागालैंड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में क्या हुआ, नागालैंड की तरफ से पहली महिला जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, उसका नाम पूछा है इसने, उसका नाम क्या होगा। कोशिश करो अपने आप, पहले कोशिश करना कि अपने आप से ही कुछ बताने का, जवाब देने का, ताकि आपको ये होता कि हाँ मेरे को क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप कौन सा मैं बता ही दूंगा भाई। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या होगा, हांगनोन कोन्याक, मरियम रेंगमा, जेसिमना जेलियांग, प्रियंका गांधी। तो कौन सी पहली महिला सदस्य है जिसको नागालैंड से चुना गया है राज्यसभा के अंदर, तो हमारी कौन सी होगी वो, हांगनोन कोन्यांग पहली महिला है जिसको नागालैंड की तरफ से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है भाई। कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सभी को पता होगा। छठ पूजा किसको समर्पित है, छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित। छठ पूजा मोस्टली किस राज्य में मनाया जाता है भारत के अंदर है, तो छठ पूजा अपने मोस्टली मनाया जाता है कहाँ पर, बिहार के अंदर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When did the first phase of green revolution started? हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ। जो भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, वो सबसे पहले उसका प्रथम चरण कब से कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, मिड 90s, मिड 70, मिड 60 या मिड 50। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिड 60। 1960 के मध्य में हरित क्रांति भारत के अंदर चलाई गई थी। और मिड तो अपनी हरित क्रांति है उसका भारत के अंदर, तो मैं कहूँ भारत में जनक कौन है, इसका फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो वो कौन हो गए, एच स्वामीनाथन। एच स्वामीनाथन। एच स्वामीनाथन तो पूरे भारत के अंदर है क्या होंगे, हरित क्रांति के जनक है या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, तो हरित क्रांति कौन लेके आया, तो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग है, उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अलग अलग क्रांति है हमारे, फसल से लेकर सब्जी से लेकर फल को लेकर भाई, उनकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन कौन सी क्रांति किस किस फील्ड में हुई है। मैं बात करता हूँ हरित क्रांति, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस पर्पज के लिए की गई थी भाई, तो हरित क्रांति की शुरुआत है भारत में गेहूं और चावल के लिए की गई थी। गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति लेके आया था। उसका भारत में जनक किसे कहेंगे हमें, एस स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The blank. The amendment in the year 2022 of Indian Constitution extended the reservation of scheduled caste and scheduled tribe. पूर्ण वचन से क्या करा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंदर 2020 में एक संशोधन किया गया था। वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत एससी और एसटी को, जो जनजाति को आरक्षण दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। वो कौन सा संशोधन था, वो कौन सा अमेंडमेंट था, 106 था, 107 था, 105 था या 104 था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 104। 104वां संविधान संशोधन के तहत हमने 2020 में क्या कर दिया, एससी और एसटी को मिलने वाले आरक्षण को समय के बढ़ा दिया गया है। मैं बात करता हूँ संविधान संशोधन की, तो भारत जो संविधान है भारत का, उसके किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत हम भारत के संविधान में संविधान संशोधन या अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो हमारा आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल
360 368 अनुच्छेद के तहत हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संशोधन कर सकते हैं भारत के संविधान के अंदर। और ये संशोधन करने की प्रक्रिया कि भाई हम इस प्रकार से भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? क्योंकि जो भारत का संविधान है, ये तो है नहीं कि भारत के लोगों ने अपने आप से खुद से लिख दिया हो। भारत का संविधान में क्या किया गया था, अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज ली थी। जैसे मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे, रूस से लिए थे। तो इसी प्रकार जवाब देने की कोशिश करो कि जो अपना संशोधन का करने का नियम है, जो कानून है, वो हमने किस देश से लिया है? तो संशोधन करने का लिया हमने कहाँ से भाई, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने इसको लिया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 104वां जो संविधान संशोधन हुआ वो किसके लिए हुआ था? अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। मैं बात करता हूँ 106 106वां संविधान संशोधन इसके तहत क्या किया गया था? जो 106वां संविधान संशोधन था, इसके तहत हमने जो ओबीसी है उसके तहत एजुकेशन के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया गया था, उनको एजुकेशन के अंदर उनको आरक्षण दिया गया था 106 के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस टू ब्लैंक इंडिविजुअल। माइक्रो फाइनेंस संस्था खालिस्तान व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। भाई माइक्रो फाइनेंस, भाई सीधी बात है, एक तो फाइनेंस होता है, किसी चीज को हम पैसा जो देते हैं किसी को, ब्याज के ऊपर फाइनेंस करते हैं किसी को, वो माइक्रो फाइनेंस उसका छोटा रूप है। हम किसके लिए करते हैं भाई? देखो ऑप्शन, अवैध आय, उच्च आय, कम आय, पुरुष सैनिक, मतलब किसको करेंगे माइक्रो फाइनेंस? फाइनेंस को पैसा किसको देंगे भाई? भाई सीधी बात, जिसकी आय कम होगी वही तो फाइनेंस लेगा, वही तो पैसा का लेन देन करेगा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ऑफ नंबर सी इज द राइट आंसर। कम आय वाले व्यक्ति को जो माइक्रो फाइनेंस संस्था है उनका क्या करती है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य हैं, भारत में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारत में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इनको बाद में ऐड किया गया है। पहली बात तो इनको बाद में ऐड कब किया गया? तो इनमें को बाद में ऐड किया गया 1976 के दौरान। अगर बाद में ऐड किया गया है तो क्या होगा? हमारे संविधान के अंदर कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा। तो संविधान संशोधन वो कौन सा नंबर का था? तो वो संविधान संशोधन था हमारा 42वां। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने मौलिक कर्तव्य को किसके अंदर, भारत के संविधान के अंदर जोड़ दिया गया था। वो ऐसा कौन सी जो समिति थी, ऐसी कौन सी जो अपने कह सकते हैं भाई कमेटी थी जिसके द्वारा इसको हमने इसके अंदर ऐड किया गया? तो देखते हैं, जवाब देने की कोशिश करो। सा कमीशन था, सा आयोग था, या प्रशासनिक सुधार आयोग था, सवर्ण सिंह समिति थी, या मंडल आयोग था? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। तो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी है, इसके द्वारा क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया था। मैं बात करता हूं इसकी जो सरदार सवर्ण समिति है उसने कब जोड़ा इसको? 1976 में इसको जोड़ा गया। और संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसको क्यों जानते हैं? इसको लघु संविधान के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन किए थे भाई, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कह दिया भाई। 42वें संविधान संशोधन, दो संशोधन ध्यान रखना भाई, एक तो 42वां और एक 44वां। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं उसमें कि 42वां कब हुआ और 44वां कब हुआ। इसको याद करने का एक तरीका है, उस तरीके से इसको याद करेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? मैंने अभी बताया आपको 1976। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ हमारा? 1978। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप, इनको कैसे याद रखोगे? 4 और 2 4 और 2 6, 42 में आ जाए दोनों को जोड़ ले 6 यानी कि 1976, 4 और 4 8 यानी कि 1978। 44 में कब हुआ हमारा? 1978। और 42 में कब हुआ हमारा? 1976 के। वो कमेटी कौन सी थी? वो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी थी, जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान के अंदर इसमें ऐड कर दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं भाई? मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य होते हैं
जो भारत के हर एक नागरिक का अपना खुद का कर्तव्य बनता है कि भारत की जितनी अपनी निजी संपत्ति है, भारत की जो सरकारी संपत्ति जो भी, उसको हम नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा का हम सम्मान करें। ये नहीं कि भाई तिरंगा झंडा के अंदर हमने रोटी लपेट ली या कुछ और कहीं पे उसको फेंक दिया, या उस पे आपने कई बार वीडियो देखी होंगी, उसको जलाने का काम किया गया है, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करने का काम किया गया है। तो इस प्रकार की हरकत हम ना करें। ये हमारा क्या होता है, मौलिक कर्तव्य, हमारा खुद का कर्तव्य, हमारा खुद का दायित्व बनता है कि हम भारत की जो संपत्ति है उसको हमें सुरक्षा प्रदान करें, उसको सजा के रखें अपने दिलों के अंदर भी और बाहर भी, सारे के सारे उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं सरकारी संपत्ति को। तो इस प्रकार से मैं मौलिक कर्तव्य की बात करता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूँ। तो वर्तमान में कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है या मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। हमने एक बाद में जोड़ा है। ये बाद में कब जोड़ा गया है? इसके लिए हमने क्या किया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 किया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था इसके अंदर। वो था क्या मौलिक कर्तव्य? इस मौलिक कर्तव्य 11वें के अंदर कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जो, उनको शिक्षित दिलाने का अधिकार है। और उनको शिक्षा कौन दिलाएगा? जो उसके अभिभावक हैं, या माता पिता हैं, या उसके माता पिता नहीं तो चाचा है, मामा है, बुआ है, जो भी कोई है, उनको अधिकार है बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक उनको क्या दिलाना? शिक्षा प्रदान कराना हमारा दायित्व तो बनता है। ये हमारा कौन सा था? 11वां मौलिक कर्तव्य बनता है हमारा, जो 86वां संविधान संशोधन ने 2002 के तहत इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो ये था अपना सारा क्वेश्चन। अगर मैं और बात करूं शाह कमीशन, तो जो शाह कमीशन था ये हमारा कब बना था? तो शाह कमीशन हमारा 1977 में बना था भाई। जो क्यों बनाया गया था 1977 में, अगर आपको याद हो, मैं आपको बता दूं, 1975 हमारे देश में क्या लगा था? आपातकाल लग गया था, इमरजेंसी लगी थी भाई हमारे देश के अंदर। और उस इमरजेंसी के तहत कि किस किस को कितना नुकसान पहुंचा है, उसको सारा को देखने के लिए एक हमने आयोग का गठन किया, जिसका हमारा क्या नाम था? शाह आयोग। और इसका नाम शाह आयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष का क्या नाम था? जेसी शाह। जेसी शाह उस अध्यक्ष का नाम था, इसलिए इसका हमने क्या नाम दे दिया? शाह आयोग दे दिया, जो हमारा 1977 में बना था भाई। चलो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये हमारा कब बनकर तैयार हुआ? तो प्रशासनिक सुधार आयोग हमारा बना 1966 में, शाह आयोग हमारा 1977 में। मैं बात करता हूं मंडल आयोग की। तो बताओ भाई, मंडल आयोग हमारा कब बनकर तैयार हुआ? तो मंडल आयोग हमारा 1979 1979 बनकर तैयार हुआ। और मंडल आयोग हमने क्यों बनाया था? क्या जरूरत पड़ी थी हमें मंडल आयोग बनाने की? तो मंडल आयोग बनाया था हमने जितने भी बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, जो बैकवर्ड क्लास है, उनको रिजर्वेशन देने के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए हमने क्या बनाया था? मंडल आयोग बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर एंटिटी? जो निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? निजी क्षेत्र कह लो या प्राइवेट सेक्टर कह लो भाई, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हमारे देश के अंदर है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? क्यों होते हैं प्राइवेट सेक्टर? सीधी बात है, देखना इस ऑप्शन के अंदर है। क्या लाभ कमाना होता है, क्या लोक कल्याण करना होता है, सरकारी नीतियों को बढ़ावा देना होता है, या दान करना होता है, चैरिटी देना होता है? सीधी बात है, प्राइवेट काम कोई भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे? वो प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे, लाभ कमाने के लिए करेंगे भाई। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। तो कोई भी निजी क्षेत्र है, उसकी इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना या प्रॉफिट करना इसका प्रथम उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने। तो बिल्कुल आसान भी है, क्या वो मनोज सिन्हा है, प्रफुल्ल पटेल है, श्री राधाकृष्ण माथुर है, या गिरीश चंद्र मुर्मू है? तो कौन थे जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल? तो जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन थे? सरी मनोज सिन्हा दूसरे उपराज्यपाल थे। ये तो सेकंड नंबर के हो गए। मैं बात करता हूं फर्स्ट नंबर का। तो पहले नंबर का जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो पहले नंबर का उपराज्यपाल कौन है भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू पहले नंबर का जम्मू कश्मीर का क्या था? उपराज्यपाल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। Which of the following is primarily not associated with the folk dance form of Punjab?
क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूपों से संबंधित नहीं है। मतलब कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो पंजाब का लोक नृत्य नहीं है, वो आपको छांटना है। देखते हैं भाई, बिल्कुल आसान है। क्या वो लूडी है, गिद्धा पंजाब, भंगड़ा पंजाब, लावणी, लावणी नहीं है भाई। जो लावणी लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो लावणी लोक नृत्य कहाँ पर, महाराष्ट्र का। लूडी हो गया, गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये तीनों तीनों किस राज्य के लोक नृत्य हमारे, ये पंजाब के लोक नृत्य, ठीक है। लेकिन लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट वी जनरेटेड इज, हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं, नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल, नंबर 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या वो बायोडिग्रेडेबल है या गैर जैविक है, इसको कह लो भाई हिंदी के अंदर है, क्या वो जैविक है या वो गैर जैविक है भाई, बताओ भाई शाबाश। जो भी कचरा हम उत्पन्न करते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, नाइदर 1 नॉर 2, नहीं तो एक नहीं, ना तो वो जैविक है और ना ही वो गैर जैविक है। केवल एक है वो जैविक है, केवल 2 गैर जैविक है, बोथ 1 और 2 वो जैविक भी है और गैर जैविक। जो भी कचरा हम उत्पन्न करते हैं वो हमारा क्या है, वो कंप्लीट कंप्लीट क्या है, जैविक है, नॉन गैर जैविक हमारा वो नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्म्ड ए डॉक्टरेट बाय द अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय इन 1980, निमित्त में से किसे 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान गई है। 1981 में एक उपाधि प्रदान गई है। देखो इस प्रकार से जो स्टैटिक क्वेश्चन है भाई, वो 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देगा एग्जाम के अंदर है कि जो मतलब बच्चा को थोड़ा दिमाग कंफ्यूज करे। भाई देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी ने मुश्किल से रेयर रेयर चांस होगा कि तुक्का लग गया तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन लगभग से भी गलत होगा भाई, क्योंकि स्टैटिक प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन वो डालता ही है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, पंडित बिरजू महाराज होगा, या केलुचरण महापात्र होगा, या M.R. कृष्णमूर्ति, या अमला अक्किनेनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, केलुचरण महापात्र था, जिसको किसकी उपाधि दी गई थी, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी 1981 के अंदर। बस सिंपल सा इसको ऐसा याद करना पड़ेगा इसमें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 157 157 of the Constitution of India state which of the following qualification to be fulfilled for a person to be appointed governor of a state। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 157 है उसमें कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी करनी होगी भाई। भाई किसी को भी राज्य का राज्यपाल बनना है, राज्यपाल बनने के लिए शर्तें क्या क्या है भाई, क्या क्या शर्तें पूरी कर सकता है वो, अगर वो एक शर्तें पूरी करता होगा तो राज्य का वो राज्यपाल बनता है। और जो राज्य का राज्यपाल होता है वो हमारा एक प्रकार से राष्ट्रपति का दूत होता है, कि सारी की सारी जो पूरे दिन में जो हमारी घटनाएं हुई किसी राज्य के अंदर वो सारी सारी इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, वो राष्ट्रपति को भेजता है। और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही किसी राज्य के अंदर ये काम करता है। इनका अगर टेन्योर की बात करता हूँ, इनका कार्यकाल की बात करता हूँ, वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की मर्जी से ही काम करता है भाई। अगर राष्ट्रपति चाहे इनको 2 महीने में हटाना, 3 महीने में, 2 साल में, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना मर्जी रख सकता है, राष्ट्रपति की मर्जी के हिसाब से काम करते हैं भैया, क्योंकि राष्ट्रपति के एक प्रकार से ये दूत ही हैं सारी के सारी। क्योंकि राष्ट्रपति एक बनता हमारे देश के अंदर, लेकिन राज्य हमारे 28 हैं, तो 28 राज्यों के अंदर क्या संभालना राष्ट्रपति के लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, हमारे अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग राज्यपाल भेजता है भाई। तो राज्यपाल बनने के लिए शर्तें बताई गई हैं, क्या वो सही है या नहीं है, देखते हैं भाई। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किस व्यक्ति को क्या करना होगा भाई, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए भाई। भाई सीधी बात है भाई, अगर राज्यपाल बनना है या राष्ट्रपति बनना है, कोई बनना, नंबर 1 बात तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये राइट बिल्कुल ठीक बात है भैया। उसके बाद उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 वर्ष की आयु उसे पूरी कर लेनी चाहिए, या फिर हम इसको हम इस प्रकार से कह देते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोनों बात ये करेक्ट है। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2, ओनली 1, नाइदर 1 नाइदर 2, और ए 1 और 2 बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 1 और 2 बोथ। दोनों सत्य जो दे रखी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी प्रकार से कोई केस ना चल रहा हो, अगर ये सत्य पूरी कर लेता है तो वो भारत का राज्यपाल बनने के लिए रेडी है, वो बन सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ये थी हमारी सत्य राज्यपाल बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ
कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देखो भाई, जो अर्थ है, अर्थ की जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है हमारी? क्रस्ट। आप इसको इस प्रकार से समझो, जो हमारी सबसे ऊपरी परत है तो कौन सी होती है? क्रस्ट, या फिर इसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं ऊपर पट्टी। क्रस्ट या फिर ऊपर पट्टी। तो हमारी बीच वाली परत होती है वो क्या होती है भाई? मेंटल, या कैसे होती है उसको आप? आवरण। और जो सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो हमारी कौन सी होती है? कोर, या फिर आप इसको हिंदी के अंदर कह सकते हो करोड़। तो तीन परतों के अंदर हमारी पृथ्वी बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर जो ऊपर पट्टी, उसके बाद आवरण, उसके बाद क्रोड। तो क्या कर रहा है कि जो हमारी सबसे ऊपर जो क्रस्ट है ये वाले जो है, ठीक है, और अपर मेंटल। मेंटल को भी हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है भाई। जो ऊपर वाला जो मेंटल है वो, और जो क्रस्ट है, इसका हमारा कंपोज्ड ऑफ, यानी कि किस चीज से बन के बना हुआ है, या फिर जो बना हुआ है उस चीज को हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे, या एस्थेनोस्फीयर कहेंगे, या आउटर कोर कहेंगे, या मिडोस्फीयर कहेंगे? सतल मंडल, एथनोस्फीयर, बाहरी कोर, या मिडोस्फीयर। तो इसको हम क्या कहेंगे? सतल मंडल। सतल मंडल क्या होता है भाई? जहां पर हम रह रहे हैं स्थल पा जाता है हमारा, मोस्टली भागों में होता है स्थल मंडल। तो सीधी बात है, क्रस्ट है सबसे ऊपर है, और ऊपर जो हिस्सा हमारा कौन सा होगा? स्थल मंडल होगा, जिस पर हम रहते हैं मोस्टली भाई। जहां पर हमारी मोस्टली चट्टान पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? 1982, 1983, 1987 या 1984? तो जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कब बनकर तैयार हुई थी? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट। हुज प्रशस्ति वाज फाउंड ऑन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद? जो इलाहाबाद का हमारा अशोक स्तंभ है उस ऊपर किसकी प्रशस्ति मिली है भाई? मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो सम्राट अशोक था उसने अपने बहुत सारे पिलर बनवाए थे, बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे, और उस पे अपने अलग अलग उपदेश बताए थे, अपने नियम कानून बनाए थे, या अलग अलग राज्यों के बारे में उसने लिखवाया था उसके ऊपर। तो हमारा एक इलाहाबाद का प्रशस्ति है, पिलर कह लो उसको भाई, पिलर है, उसके ऊपर हमें इलाहाबाद के उसके ऊपर हमें किस चीज का जिक्र मिलता है? इस चीज के बारे में पूछा है। क्या वो समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र करता है, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में करता है, चंद्रगुप्त है, या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में करता है? तो उसके ऊपर इलाहाबाद का जो हमारा अशोक का पिलर है उसके ऊपर हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानना मिलता है। जो समुद्रगुप्त है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, भारत का नेपोलियन। कई बार प्रश्न आ चुका है कि भारत का नेपोलियन के नाम से हम किसे जानते हैं? तो भारत का नेपोलियन, नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? समुद्रगुप्त को जानते हैं भाई। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेन एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू, अभी तो पढ़ा सबसे पहले या दूसरा प्रश्न था अपना भैया, कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? भाई मैंने बता दिया, हरित क्रांति किसके लिए की गई थी? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अनाज को बढ़ावा देना। देखते हैं इसमें प्रश्न कौन सा है। अधिक उपज पैदा करने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों पर उत्पादन पड़ा, तो सीधी बात है यही हमारा आइटम होगा। और पढ़ के देखो, क्लोरोफ्लोरोस केमिकल की खपत कम करे नहीं भाई, दूध का उत्पादन कम करे नहीं, भूमि का कुछ क्षेत्र बढ़ाए नहीं, ऐसा कुछ ना। अच्छा, दूध से बात आ गई, तो दूध से रिलेटेड एक क्रांति हुई थी, एक रिवॉल्यूशन हुई थी जिसको मिल्क रिवॉल्यूशन है, या दूध की क्रांति कहते हैं। वो मिल्क रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया था? पहली बात तो मिल्क रिवॉल्यूशन भाई, मिल्क रिवॉल्यूशन, तो मिल्क रिवॉल्यूशन है वो किसने की थी? तो वो था वर्गीज कुरियन। इसका जनक आता है भाई कई बार। सफेद क्रांति कहते हैं भाई इसको हम, मिल्क रिवॉल्यूशन है, या सफेद क्रांति भी कहते हैं भाई इसको, सफेद क्रांति। तो सफेद क्रांति है उसका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और सफेद क्रांति किससे रिलेटेड थी? मिल्क प्रोडक्ट, ये दूध के उत्पादन से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो कहां पर आयोजित किया गया?
सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से या गोलमेज सम्मेलन। इसको हमने नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों दिया? क्योंकि पहली बात तो ये गोलमेज सम्मेलन जो आरटीसी हैं वो हुए कहाँ पे थे? हुए थे लंदन के अंदर। लंदन में हुए थे। लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में बात करता हूँ, टोटल कुल कितने हुए थे? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो हमारा कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा कब हुआ था हमारा? 1932 में। लगातार हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों किए गए थे या फिर इनका नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों पड़ा? एक सम्मेलन था, एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर क्या डला हुआ था? एक राउंड टेबल डला हुआ था और उसके चारों तरफ कुर्सियां डली हुई थी और उस पे व्यक्ति बैठे हुए थे, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको? हमने गोलमेज सम्मेलन। भाई ये दूसरी बात क्यों किए गए थे? क्योंकि बात करते हैं हम 1930 की। 1930 के अंदर तो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कर रखा था, तो उस समय क्रांतिवीरों ने इतना जोर लगा दिया था कि वो आज़ादी की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। तो अंग्रेजी की मांग जो सॉरी आज़ादी की मांग इतनी बढ़ चुकी थी, तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था कि किस प्रकार से हमें भारत के अंदर और दिनों तक राज कर सकते हैं। तो उन्हें ये चाहता था कि भारत के जो मेनली लीडर कौन है भाई भारत में, तो उस लीडर की सभी भारतीय मानते हो। तो वो लीडर उस समय महात्मा गांधी था। तो दिमाग लगाया उन्होंने कि महात्मा गांधी को हम लंदन के अंदर बुलाते हैं और वहां पर उसके 60 गार्ड करते हैं कि आप आराम से बैठ जाओ और आप इस प्रकार से कुछ भी मतलब मान के चलो 60 गार्ड कर ले और हम आगे हम अपना राज करते रहें भाई। तो महात्मा गांधी को बुलाने के लिए, महात्मा गांधी से 60 गार्ड करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन किए गए थे भाई। और 3 गोलमेज सम्मेलन थे। पहला जब 1930 में हुआ, उस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया भाई। इस महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया तो उस समय 1931 में ही जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन किया गया, अगर वही गोलमेज सम्मेलन में ना पहुंचे तो सभी को चिंता होती है वह क्यों नहीं आया। तो एक बात करो, उनसे समझौता वही भारत के अंदर ही करो भाई। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था इरविन। 1931 में इस चीज के कारण क्या हुआ था? इरविन गांधी समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। और इस समझौता के दौरान बताया गया था कि भाई आप भाग क्यों नहीं ले रहे, क्या कारण है? तो भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इरविन के सामने बहुत सारी शर्तें रखी थी कि जितने भी हमारे नागरिक हैं भारतीय, जो जिन्होंने आपने जेल के अंदर बंद कर रखा है, उनको आप अगर रिहा करोगे सभी को, और जितने ऊपर हमारा जो तो टैक्स लगा रखा है उसको टैक्स को बहाल करोगे, किसानों के ऊपर लगने वाले टैक्स को, तो मैं उस समय में भाग ले लूंगा, अन्यथा मैं भाग में नहीं लूंगा। और इस सभी बातों को मानकर इरविन ने कहा था, वायसराय ने, कि जितने नागरिक हैं जिन्होंने लूटपाट की है या क्रांतिकारी हैं सारे, उन सबको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा क्रांतिकारी जिसने हमारे अधिकारियों को मारा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और उस समय जेल में बंद कौन था? भगत सिंह। और इसी चीज के कारण महात्मा गांधी को भगत सिंह का हत्यारा बताया जाता है, क्योंकि इरविन ने जब ये कहा था कि हम उस क्रांतिकारी को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे अधिकारियों की मृत्यु की है, और जितने बाकी है उसके अलावा हम सभी को छोड़ देंगे भाई। महात्मा गांधी इसी चीज पर हामी भरने के बाद वहां से उठ लिया, समझौता कर लिया। अगर थोड़ा बहुत और जोर देते महात्मा गांधी इरविन के ऊपर है कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको सभी को छोड़ना पड़ेगा, तो उस समय भगत सिंह शायद जेल से रिहा हो सकते थे और उसको फांसी नहीं दी जानी होती थी। इसीलिए कहते हैं कि भगत सिंह का हत्यारा कौन है? महात्मा गांधी है भाई। उसके बाद इसने समझौता हुआ। समझौता होने के बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन था हमारा 1931 में, इस सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था भाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये सारी बातें होने के बाद भाई, उसके बाद भाई मैं बात करता हूं नेक्स्ट 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन था भाई। जब 19 एक बात और सुना यहाँ पे, 1931 जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी ने भाग लिया। भाग लेने के बाद जब पहुंचता है तो इसके सामने कौन बैठा हुआ था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था भाई उस समय। उसको जो हेल्ड कर रहा था विंस्टन चर्चिल, और इसके सामने कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था? महात्मा गांधी कुर्सी पे इसके सामने बैठा हुआ था। तो महात्मा गांधी जब सामने बैठा हुआ था, अब आपको पता है महात्मा गांधी के बारे में, वो अपना एक धोती एक कुर्ता में रहता था। तो वहीं वो ऐसे पहुंच गया और उसको देखने के बाद विंस्टन चर्चिल ने, कई बार प्रश्न आता है कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था?
तो उस समय नंगा फकीर कहा था भाई। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कहा था। यहाँ सामने बैठने के बाद और उसको जब नंगा फकीर कहता है तो उस समय महात्मा गांधी अपने टेबल छोड़कर वहां से चले जाते हैं और वहां पर कोई सांठ गांठ क्वेश्चन होता है उससे नहीं हो पाता है, वापिस से भारत में। तो 30 गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 से, उसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लेते हैं। जहां से एक आर्टिस्ट से पर्सन और एक आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी इसके बारे में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? मैंने बता दिया आपको, 1931 में किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। दिसंबर 1929, अक्टूबर 1930, दोनों तो कट हो गए भैया। ना तो 1929 में पहला हुआ था। अब बात करते हैं मार्च 1931 से दिसंबर 1931। थोड़ा इसने महीना का जिक्र कर दिया भाई यहाँ पर। देखते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा भाई दिसंबर 1929 था। सॉरी, दिसंबर 1931 था, जिसमें दूसरा हमारा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिल्क एंड फेस क्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ, दूध और फेस क्रीम जो वो किसके उदाहरण हैं? इमल्सन के, एरासोल के, सोल के, पोम के? ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई? इमल्सन। दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। आपने देखा होगा अब तक भाई, तो बताऊंगा बाद में, एक मिनट को। Which of the following cannot be considered as a health infrastructure indicator? निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक नहीं माना जा सकता भाई? इनमें से कौन सा है जिसको हम संकेतक नहीं मान सकते, इंडिकेटर नहीं मान सकते? किसका? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भाई। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा या जीवन यापन की लागत? देखो भाई, तो मातृ मृत्यु दर है, ये भी हमारे क्या है? इंडिकेटर है। शिशु मृत्यु दर है, ये भी हमारा क्या? इंडिकेटर है। और जीवन यापन की लागत है, ये भी हमारा इंडिकेटर है। इनमें से इंडिकेटर हमारा कौन सा नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी, वो क्या है? का इंडिकेटर नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, क्योंकि आपको पता ही है भाई, अगर आपने एसएससी जीडी के अब तक सेट लगाए होंगे या फिर उसके फॉर्मेट के बारे में पता होगा, तो 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे एक शिफ्ट के अंदर भाई, नेशनल जीके के। तो नेशनल जीके का हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 20वां क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एज पर द फीफा रूल्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए फुटबॉल बॉल यूज्ड इन ऑफिशियल सैंक्शन मैच एंड मस्ट मेजर बिटवीन। भाई सीधी बात है, फीफा जो की फुटबॉल होती है उसकी परिधि पूछी है इसने, सर्कमफ्रेंस के बारे में पूछा है कि उसके सर्कमफ्रेंस कितनी होती है भाई। देखते हैं। 27 और 28 इंच, 25 और 26 इंच, 29 और 30 इंच, 24 और 25 इंच जो फुटबॉल होती है, तो उसकी परिधि क्या होती है? सर्कमफ्रेंस हमारे एक प्रकार से, ये हमारा कोई भी सर्कल है भाई, मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल का जो हमारा बीच वाला जो ये हिस्सा होता है, ये होता है, या जो हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है, क्या होता है सर्कमफ्रेंस? बताओ भाई। तो हमारा ये बीच वाला जो हिस्सा होगा उसे तो हम क्या कहेंगे? डायामीटर। और जो हमारे को बीच से कट कर दिया हमारा क्या होगा? वो रेडियस। और उसके जो चारों तरफ जो हमारी ये है, ये हमारा क्या होता है? सर्कमफ्रेंस को हो, या इसको आप परिधि भी कह सकते हैं। तो उसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस कितनी होती है फुटबॉल की बॉल की? तो परिधि होती है हमारी 27 और 28 इंच परिधि होती है। तो आपने देखे होंगे 20 क्वेश्चन हमने कर लिया आज। तो इन 20 क्वेश्चनों में ईमानदारी से मैं जवाब देने से पहले आपको ये पता करना है कि कितने क्वेश्चन मैं अपने आप कर पा रहा हूँ। टेस्ट करना है अपने आप को ही, जज करना है कि कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्वेश्चन देखे हो, लेवल भी क्या है, बिल्कुल लो लेवल नहीं कह सकते, आप मीडियम लेवल लेकर चलो बेस्ट। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान से पर्सन है। और मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन इनको मैं कराऊंगा, और इनसे बनने वाले अलग जो क्वेश्चन है उनको मैं साथ साथ में आपने देख लिया होगा, उनको मैं करवा रहा हूँ शायद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, इनको ज़रूर करना है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि किस प्रकार से हम और मेहनत करें, कि भाई क्या कमी रहेगी, ज़रूर बताना भाई। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें मिलते हैं। सभी को धन्यवाद भाई वीडियो देखने के, धन्यवाद।